नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं आरएस प्री के अकॉर्डिंग कि आरएस प्री में इकोनॉमिक सर्वे से क्या हमें पूछा जा सकता है, और उसी श्रृंखला में आज हम इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर टॉप एमसीक्यूज यानी कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमें पूछे जाने की संभावना है उन पर बात करेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे को लेके क्या और महत्वपूर्ण प्रश्न हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की, और पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से राजस्थान खनिजों का एकमात्र उत्पादक राज्य है जिसकी पहचान कर कूट का चयन करें। सीसा जस्ता, मार्बल, सेलेनाइट, वॉलेस्टोनाइट। अब देखिए यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमसे एग्जाम में पूछी जाती है, हालांकि यहां खनिजों के संदर्भ में प्रश्न आता है, लेकिन खनिजों को आर्थिक समीक्षा से जोड़कर भी हमें प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें आर्थिक समीक्षा के आधार पर पता होना चाहिए कि किन खनिजों का एकमात्र उत्पादक राज्य है और किन खनिजों का जो है उत्पादन पूर्णतः राजस्थान में होता है, और उसको आधार बनाकर किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले एक बार समझने की कोशिश करें। देखिए, राजस्थान में उत्पादित खनिज, जब हम राजस्थान में खनिजों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि राजस्थान में लगभग 81 प्रकार के खनिज हैं। कितने हैं? 81 प्रकार के खनिज आप समझना, जिसमें 17 धात्विक खनिज हैं, 39 अधात्विक है, 3 ईंधन है और 22 गौण हैं। इस तरह से राजस्थान में लगभग 81 प्रकार के खनिज हैं। अब इनमें से 58 प्रकार के खनिजों का उत्खनन होता है। 58 प्रकार के खनिजों का क्या होता है? उत्खनन होता है। अब ध्यान रखना, यह सारणी सबसे इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट का प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में उत्पादित होने वाले धात्विक खनिज कितने हैं? तो 17 धात्विक हैं, 39 अधात्विक है, 3 ईंधन है और 22 गौण है। अब इसमें देखिए, एकमात्र उत्पादक उत्पादक राज्य, यानी कि जिसका उत्पादन केवल राजस्थान में होता है, राजस्थान के अलावा कहीं पर भी नहीं होता है। इसमें 2 श्रेणी के खनिज मिलेंगे आपको। एक तो मिलेंगे धात्विक और दूसरे मिलेंगे अधात्विक। अब देखिए, धात्विक में सीसा और जस्ता, सीसा और जस्ता जिसका एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। और अधात्विक में बात करते हैं तो इसमें एक तो है सेलेनाइट, और दूसरा है वॉलेस्टोनाइट। इन 3 खनिजों में राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए प्रश्न पर आते हैं। सीसा और जस्ता का एकमात्र उत्पादक राज्य है, सेलेनाइट का एकमात्र है और वॉलेस्टोनाइट का एकमात्र है। मार्बल में जो है हम एकमात्र उत्पादक राज्य नहीं है। इसका मतलब 1, 3 और 4, 1, 3, 4 इसका सही उत्तर कौन सा होगा? सी इसका सही उत्तर होगा। पॉइंट क्लियर। अब इसके अलावा खनिजों को लेके आर्थिक समीक्षा से क्या और पूछा जा सकता है? देखिए, दूसरा जो हमें पूछा जाएगा वह पूछा जाता है अग्रणीय उत्पादन, कि किसमें
अग्रणीय उत्पादन है, तो देखिए अग्रणीय उत्पादन में चांदी है, सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन है, मार्बल है, ग्रेनाइट है और सैंडस्टोन। इन सब में राजस्थान जो है अग्रणीय उत्पादक राज्य है। अब देखिए अग्रणीय उत्पादक में समझना, अग्रणी उत्पादन में एक तो है चांदी, धात्विक खनिज में पूछा जाएगा तो कौन सा आएगा? चांदी। अधात्विक में पूछा जाएगा तो सीमेंट ग्रेड, चूना पत्थर और स्टील ग्रेड चूना पत्थर। और गौण खनिजों में बात करते हैं तो मार्बल है, ग्रेनाइट है और सैंडस्टोन है। अब एक और पॉइंट यहां ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से खनिजों में राजस्थान में पूरा उत्पादन होता है। यानी कि यदि आपसे पूछा जाए कौन कौन से खनिजों में राजस्थान में पूरा उत्पादन होता है, एकमात्र उत्पादन की जब हम बात करते हैं तो वह है सीसा जस्ता, सेलेनाइट, वॉलेस्टोनाइट। एक तो यहां क्लियर होना चाहिए। दूसरा आता है पेट्रोलियम का, तो यहां ध्यान रखना, पेट्रोलियम की जब बात आती है तो पेट्रोलियम में राजस्थान का दूसरा स्थान है, दूसरा सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। सबसे पहला है महाराष्ट्र, बॉम्बे हाई, और उसके बाद है बाड़मेर सांचौर बेसिन जो कि राजस्थान के अंतर्गत है। तो पेट्रोलियम में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो इस तरह से हमें खनिजों को आर्थिक समीक्षा के आधार पर पूछा जा सकता है। क्लियर? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान में अश्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने हेतु ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई। ए 1 जनवरी 2019, बी 18 दिसंबर 2019, सी 26 अगस्त 2021, डी 13 जुलाई 2022। अब यहां पे समझना, देखिए श्रम और रोजगार कार्यालय राजस्थान सरकार कि रोजगार, बेरोजगारी और श्रम आंकड़े अर्थव्यवस्था की प्रगति के रोड मैप पर नजर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसे ध्यान में रखते हुए असंगठित श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने के लिए 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में
ई श्रम पोर्टल की शुरुआत कब की गई? 26 अगस्त 2021 को की गई और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो राजस्थान के जितने भी असंगठित श्रमिक हैं उनका डाटाबेस तैयार किया जाना हो चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया गया। अब लिखा हुआ है कि राजस्थान में नवंबर 2022 तक इस पोर्टल पर कुल 1,27,11,351 असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है। हालांकि इसमें हमें संख्या नहीं पूछी जाती है, हमें यहां केवल इस रूप में पूछा जा सकता है कि ई श्रम पोर्टल जो है इसका संबंध किससे है? असंगठित श्रमिकों से। यह ध्यान रखना, यहां संबंध किससे हैं? असंगठित जो श्रमिक है उनका डाटाबेस तैयार करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। तो देखिए प्रश्न पर हम ध्यान दें तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? सी 26 अगस्त 2021। अब देखिए 18 दिसंबर 2019, इसका भी जो है प्रश्न पहले भी कई बार पूछा गया है। तो इस राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति की घोषणा की गई थी। एक तो ये ध्यान रखना 18 दिसंबर 2019 को। दूसरा, निवेशकों के अनुकूल सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की गई और जन आधार की शुरुआत भी इसी दिन से की गई थी। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमें जो इकोनॉमिक सर्वे में कुछ नीतियां हैं, कुछ पोर्टल हैं, कुछ योजनाएं जिनको लेके प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं को आधार बनाते हुए ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजना नहीं है? ए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, बी, पालनहार योजना, सी, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना और डी, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। अब देखिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए फ्लैगशिप योजना के बारे में। अब राजस्थान सरकार की 16 विभाग की कुल 33 योजनाएं जिन्हें फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया। यानी कि फ्लैगशिप योजना का मतलब है कि ऐसी राज्य या केंद्र सरकार की योजनाएं जो लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाती हैं और राज्य और केंद्र सरकार उसे प्राथमिकता की दृष्टि से देखती है, उन योजनाओं को हम फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत शामिल करते हैं। और राजस्थान की 16 विभागों की लगभग 33 योजनाएं फ्लैगशिप योजना में शामिल है। अब इसमें अलग अलग विभागों की बात की गई। अब यहां पर हम बात करते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता विभाग। अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता विभाग की कौन सी योजनाएं जो कि फ्लैगशिप योजना में शामिल है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, यदि हम बात करें सामाजिक न्याय और अधिकारिकता विभाग,
सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग। अब इसकी कौन कौन सी योजनाएं फ्लैगशिप योजनाएं, तो सबसे पहली है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है। उसके बाद है सिलिकोसिस पॉलिसी है। इसके बाद है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। इसके अलावा है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। इसके बाद है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। उसके बाद है पालनहार योजना और उसके बाद है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। अनुप्रति कोचिंग। ये जो है टोटल 7 जो है वह सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की योजनाएं हैं। अब प्रश्न में बात करें, निम्नलिखित में से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित नहीं है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, पालनहार योजना है और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है। इसका सही उत्तर है सी, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की नहीं है। यह कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग की जो है योजना है। अब देखिए ध्यान रखना, जब आप राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं का अध्ययन करें तो 10 योजनाओं तो ऐसी है जो एक एक डिपार्टमेंट की यानी एक विभाग की एक योजना को फ्लैगशिप योजना घोषित किया गया है या फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया। तो ऐसी 10 योजनाएं 10 विभाग की है, लेकिन इन 10 विभाग जो एक एक है, जो एकल योजना वाले, उनके अलावा सबसे ज्यादा पूछी जाती है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और दूसरी पूछी जाती है स्वायत्त शासन विभाग। क्योंकि स्वायत्त शासन विभाग की 2 योजनाएं हैं, एक तो इंदिरा रसोई योजना है और एक इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है। क्योंकि स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी शुरू की गई है, लेकिन वह फ्लैगशिप योजना में शामिल नहीं है। तो इसीलिए आप जब रिवीजन करें तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और स्वायत्त शासन विभाग की जो योजनाएं हैं विशेष रूप से आप पढ़ के जाएं। 7 तो ये हैं इसकी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की, 2 योजनाएं स्वायत्त शासन विभाग की जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती, और उसके अलावा 10 और उसके अलावा शेष हैं, जैसे स्कूली शिक्षा विभाग की है, उच्च शिक्षा विभाग की है, चिकित्सा विभाग की है। तो वहां से एक एक योजना है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वह पूछी जाने की संभावना है। तो इसलिए विशेष रूप से
यहां ध्यान रखना कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और स्वायत्त शासन विभाग की फ्लैगशिप योजनाएं आप निश्चित रूप से पूरी अच्छे से पढ़कर जाएं। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करें। एक और फ्लैगशिप योजना है, दूसरी और डिपार्टमेंट है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सबसे पहला है ए, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना स्कूली शिक्षा, घर घर औषधि योजना वन विभाग, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चिकित्सा स्वास्थ्य कल्याण विभाग और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना महिला एवं बाल विकास। अब इसमें कौन सी योजना सुमेलित नहीं है? अब ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि जो देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना यह स्कूली शिक्षा की नहीं है, यह योजना उच्च शिक्षा विभाग की है। यह ध्यान है, स्कूली विभाग की नहीं है। स्कूली विभाग की बात करते हैं स्कूली शिक्षा की, तो सबसे प्रमुख है वह है बाल गोपाल योजना, यह स्कूली शिक्षा की है, जबकि देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना यह किसकी है? वह उच्च शिक्षा की। और उच्च शिक्षा की एक और है जिसका नाम है कालीबाई मेधावी छात्रवृत्ति योजना बालिकाओं के लिए। तो कालीबाई और जो देवनारायण योजनाएं हैं ये दोनों ही उच्च शिक्षा विभाग की है, स्कूली शिक्षा विभाग की नहीं है। इसका सही उत्तर है ए। घर घर औषधि योजना यह वन विभाग की है, जिसमें मुख्यमंत्री आवास से इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2021 को हुई थी और उसमें 4 औषधि पौधों का वन विभाग के द्वारा वितरण किया गया, जिसमें एक तो थी अश्वगंधा, कालमेघ, गिलोय और तुलसी। इन चारों का जो है वन विभाग के द्वारा वितरण किया गया था। पॉइंट क्लियर। इसके बाद है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, यह चिकित्सा स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग की है, तो यह भी क्या है? सही है। और इसके बाद है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, यह महिला और बाल विकास की है, यह भी ध्यान रखना। तो महिला और बाल विकास की एक ही योजना है, वह है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जो कि फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत शामिल है। तो इसलिए ध्यान रखना, इंदिरा गांधी के नाम से जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसमें एक तो इंदिरा रसोई योजना है, एक इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है और एक इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ये तीनों ही फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जबकि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना फ्लैगशिप योजना में शामिल नहीं है। क्लियर। चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। सतत विकास लक्ष्य के लिए एजेंडा 2030 में शामिल 2030 में शामिल आयामों की पहचान कर सही कूट का चयन करें। एक समृद्धि, दूसरा स्थान, तीसरा ग्रह, चौथी भागीदारी, पांचवी शांति। अब इसमें से कौन कौन से आयाम सतत विकास लक्ष्य का जो एजेंडा 2030 तैयार किया गया उसमें शामिल है? अब देखिए, सतत विकास को लेके, समावेशी विकास को लेके बार बार जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वहां से जो है विशेष रूप से हमारे आर्थिक समीक्षा में एक पूरा अध्याय है सतत विकास का, सतत एवं पोषणीय विकास के रूप में। तो वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं।
क्योंकि अभी हाल ही में जो है इसकी सतत विकास लक्ष्य की जो है एक इंडेक्स भी जारी की गई है राजस्थान के संदर्भ में 2023। तो इसीलिए इसको लेके भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। क्या, देखिए सबसे पहले तो इसे पूरा समझना कि जो यूएनओ की महासभा है, अब समझना यहां से यूएनओ की जो महासभा के 70वें अधिवेशन में, महासभा के 70वें सत्र या 70वें अधिवेशन में 25 सितंबर 2015 को ट्रांसफॉर्मिंग आवर द वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट शीर्षक वाले दस्तावेजों को अपनाया, जिसमें 17 सतत विकास के लक्ष्य। अब समझना यहां से यूएनओ की जो महासभा है इसके 70वें सत्र में एजेंडा 2030 को अपनाया और इसमें कुल 17 लक्ष्य, सतत विकास के 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और 169 संबंधित टारगेट सम्मिलित थे। 17 लक्ष्य और 169 इसी के अंतर्गत टारगेट्स निर्धारित किए गए थे। क्लियर हो गया। अब यह सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए एक बेहतर और सतत भविष्य को प्राप्त करने का ब्लूप्रिंट है और यह 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ। यह कब प्रभावी हुआ? 1 जनवरी 2016 से यह क्या हुआ? प्रभावी हुआ, एजेंडा 2030। अब हमें एजेंडा में कौन कौन से आयाम रखे गए, देखिए एजेंडा 2030 में के केंद्र में 5 महत्वपूर्ण आयाम रखे गए, जिसे 5P के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला रखा गया पीपल, लोग। दूसरा रखा गया समृद्धि। तीसरा रखा गया प्लेनेट, ग्रह। चौथा रखा गया पार्टनरशिप, भागीदारी। और 5वां रखा गया पीस, शांति। इस तरह से 5P का यह आयाम रखे गए थे। ये ध्यान रखना 5P क्या है। तो 5P एजेंडा 2030 के केंद्र में जो महत्वपूर्ण आयाम है उन्हें 5P कहा जाता है। 5Ps के नाम से हम लोग इसको लिखते हैं। यहां मेंस में भी पूछा जा सकता है 5Ps 15 शब्द में लिखिए। तो इसीलिए ध्यान रखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके विशेष रूप से वर्तमान में सबसे ज्यादा कार्य किया जा रहा है, जिसमें 17 लक्ष्य है और 169 टारगेट्स है और उसी में 5 आयाम भी दे रखे हैं। अब देखिए कौन कौन से आयाम हैं। समृद्धि यहां है, पैलेस नहीं है, यहां ध्यान रखना, पैलेस की जगह क्या है? लोग है। ग्रह है, पार्टनरशिप है और पीस है। यानी कि 1, 3, 4 और 5, 1, 3, 4 और 5 इसका सही उत्तर क्या है? सी इसका सही उत्तर है, जो कि हमें किससे पूछा जा सकता है? सतत विकास के लक्ष्य। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से प्रश्न पूछा जा सकता है और SDI इंडेक्स 2023 विशेष रूप से आप पढ़ के जाना। SDI इंडेक्स 2023 जो राजस्थान के संदर्भ में है उसमें पढ़ के जाना, क्योंकि जब हम 2020-21 की बात करते हैं या 21-22 की बात करें तो उसमें जो इस इंडेक्स में जिले थे, जो सबसे ज्यादा सतत विकास लक्ष्य में सबसे सर्वोपरि जयपुर था और उसके बाद सबसे कम 12 था। अब वह परिवर्तन होकर जो है नई इंडेक्स आई है। तो इस नए इंडेक्स के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आप इस इंडेक्स को
अपने विवेक से अच्छे से पढ़कर जाना, समझकर जाना। क्लियर हो गया? चले आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं में शामिल नहीं है। ए, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बी, राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सी, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, डी, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम। निम्न में से कौन सी परियोजना एशियन विकास बैंक, जिसे हम कहते हैं एडीबी, एडीबी के द्वारा वित्त पोषित नहीं है? अब देखिए, हम यदि राजस्थान में बाह्य सहायतित योजना या परियोजनाओं की बात करें तो राजस्थान में 10 ऐसी परियोजना हैं। कितनी? 10 परियोजनाएं ऐसी है जो कि बाह्य सहायता से वित्त पोषित है, जिसमें से एडीबी के द्वारा है, विश्व बैंक के द्वारा भी है, जेआईसीए जीका के या जायका के द्वारा भी हैं, और एनडीबी के द्वारा भी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे हम ब्रिक्स बैंक कहते हैं, इसके द्वारा भी यह है। तो कुल 10 ऐसी परियोजनाएं जो बाह्य सहायता से वित्त पोषित है, जिसमें से 4 योजनाएं आपको इससे मिलेगी, 2 योजनाएं इसके द्वारा, 1 योजना इसके द्वारा, और 3 योजनाएं विश्व बैंक, जिसमें 2 तो विश्व बैंक के द्वारा और 1 विश्व बैंक के साथ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के द्वारा भी जो है संयुक्त रूप से। तो अब हमें पूछा गया है कि इसमें से एशियाई विकास बैंक के द्वारा कितनी है? देखिए, एशियाई विकास बैंक के द्वारा 4 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। अब कौन कौन सी है देखिए, समझना। यहां से सबसे पहली योजना है वह है राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। दूसरी है राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तीसरी है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फेज फर्स्ट। और चौथी है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फेज सेकंड। ये 4 योजनाएं जो है एडीबी के द्वारा संचालित है। सी जो है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, यह विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है या सहायता से संचालित तो की जा रही है। इसीलिए बाह्य सहायता से 10 योजनाएं जो चल रही है, उन 10 योजनाओं को आप अच्छे से समझ के जाना, जिसमें से एशियाई विकास बैंक के द्वारा 4 योजनाएं संचालित हो रही है, जिसमें से 2 योजनाएं जो कि पूरी की जा चुकी है। अब इसको भी समझना आगे। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो कि एडीबी के द्वारा है, राजस्थान
शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। एक तो यह विशेष रूप से पढ़ के जाना, जो कि 2023 मार्च 2023 में क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी। और एक यह राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फेज फर्स्ट, यह सितंबर 2022 में पूरी हो चुकी है। यह दोनों एडीबी के द्वारा हैं। इसके बाद राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना है और राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना 2, जो कि मार्च 2024 में पूरी होगी। पांचवी जो है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम फेज 2, यह विश्व बैंक के द्वारा है। यह भी मार्च 2024 में, अक्टूबर 2019 से मार्च 2024 में पूरी होगी। तो अब जो पूरी हो चुकी है उनको तो आप अच्छे से समझ कर जाना कि कौन सी योजनाएं पूरी हुई है और कौन कौन से जिलों में संचालित हो रही है। विशेष रूप से राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसको लेके प्रश्न बनने की संभावना है। और यहां से जब प्रश्न पूछा जाएगा तो जिलों के नाम पूछे जाएंगे कि यह कौन कौन से जिलों में संचालित की जा रही थी। इसलिए डिस्ट्रिक्ट आप अच्छे से पढ़ के जाना। क्लियर हो गया। और इसके संबंध में हमने बाह्य सहायता प्राप्त जो योजनाएं हैं उसकी भी क्लास पहले ले चुके हैं। उसमें इनको पूरा डिटेल से समझाया हुआ है, जिसमें 2 क्लासें हैं 10 योजनाओं की। क्लियर। चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से मरुस्थल क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना का संचालन किसके वित्तीय सहयोग से किया जा रहा है? ए, एशियन विकास बैंक, बी, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन बैंक, सी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, डी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब योजना का नाम है मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना। यह जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो है वित्त पोषित है। इसका सही उत्तर क्या है? डी। और न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम ब्रिक्स बैंक के रूप में भी जानते हैं। अब यहां से यह योजना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी हाल ही में ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ, जिसमें ब्रिक्स का विस्तार करके इसमें 6 नए सदस्य देशों को शामिल किया गया है, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। और इसीलिए ब्रिक्स को लेके या ब्रिक्स से संबंधित जो बैंक है उसके द्वारा कौन सी योजना राजस्थान में, क्योंकि यह एक ही योजना है जो ब्रिक्स बैंक के द्वारा राजस्थान में संचालित की जा रही है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि ब्रिक्स बैंक जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका अध्यक्ष भी आपको याद रखना है और कमेंट्स करके बताना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है। क्लियर हो गया। अब देखिए बात करते हैं एशियन विकास बैंक। अब एशियन विकास बैंक के बारे में हमने अभी पढ़ा
कि इसके द्वारा राजस्थान में 4 योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें से 2 पूरी हो चुकी है। राजस्थान शहरी विकास क्षेत्र विकास कार्यक्रम और राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना फर्स्ट। 2 अभी चल रही है, राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम और राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश परियोजना फेज 2 चल रही है। तो 4 योजनाएं तो एशियन विकास बैंक के द्वारा। इसके बाद देखिए जापान इंटरनेशनल बैंक, जिसे हम जेका के नाम से जानते हैं, जीका के द्वारा देखिए कौन सी है। एक तो है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। एक तो ये जो योजना है यह जीका JICA के द्वारा यानी जापान के सहयोग से वित्त पोषित है, और दूसरी जो है वह है राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना। ये 2 परियोजनाएं हैं, वह किसके द्वारा हैं? JICA जीका के द्वारा संचालित। इसके बाद देखिए रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए हमने पढ़ लिया, यहां NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा है, और राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन जो है यह विश्व बैंक के द्वारा जो है। तो विश्व बैंक के द्वारा स्वतंत्र रूप से 2 वित्त पोषित है, जबकि द्वितीय बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना यह विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक 2 के द्वारा यह वित्त पोषित है। तो एक तो आपको जीका वाली विशेष रूप से और एक NDB वाली आप अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि जीका इसलिए पूछे जाने की संभावना है या जापान के सहयोग से, क्योंकि वहां पर G7 का और क्वाड का सम्मेलन हुआ, और उसी सम्मेलन में भारत के द्वारा जापान के साथ कई राजनयिक कई सामरिक महत्व के समझौते अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समझौते किए गए हैं। तो इसीलिए जापान के द्वारा और एक NDB, यह ब्रिक्स के कारण NDB पूछे जाने की संभावना है। क्लियर? तो देखिए अब इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, इसके द्वारा 2। अब सीधा सा संबंध याद रखना, जहां पर जल का संबंध होगा वह जापान से होगा, लेकिन जहां पर रेगिस्तान का संदर्भ होगा तो वह NDB से होगा। देखिए यहां जल आपूर्ति, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में फ्लोरोसिस है, जल से संबंधित जो योजना है वह जापान से संबंधित है, लेकिन यदि रेगिस्तानी क्षेत्र में जल से संबंधित है तो वह न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा है। क्लियर? चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से द्वितीय बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना वित्त पोषित की संयुक्त संस्था का सही युग्म है। कि जो द्वितीय बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना यह कौन सी 2 संस्थाओं के द्वारा वित्त पोषित है? ए एशियन विकास बैंक विश्व बैंक, बी न्यू डेवलपमेंट बैंक विश्व बैंक, सी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक विश्व बैंक, डी जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी विश्व बैंक। यानी कि यह द्वितीय बांध पुनर्वास और सुधार योजना यह 2 संस्थाओं के द्वारा वित्त पोषित है। अब कौन कौन सी संस्था है देखिए, इससे संबंधित एक संस्था तो होगी विश्व बैंक। यहां विश्व बैंक और इसके साथ है एशियन
स्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा, इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या है, सी है। तो ये चारों देखिए, यहां ध्यान रखना, ये जो 5 संस्थाएं हैं, इन 5 संस्थाओं के द्वारा राजस्थान में कुल 10 परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जा रहा है और उसको आधार बना के हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये जो तीनों ही प्रश्न जो हमने किए हैं, इनको अच्छे से आप देख लेना, और साथ ही साथ कौन कौन सी योजना है, किसके सहयोग से हैं, और उसकी समय अवधि भी इसके साथ दे रखी है। तो एक बार इन पर को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन योजना का नाम और किस संस्था के द्वारा वित्त पोषित है, यह विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा बजट परिव्यय आवंटन के अवरोही क्रम की पहचान कर सही कूट का चयन करें। पहला है कृषि एवं संबंध क्षेत्र, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है ग्रामीण विकास, चौथा है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, और पांचवा है परिवहन। अब देखिए, यहां पूरा बजट से पूछा जाएगा कि वर्ष 2022-23 का, वर्ष 2022-23 का जो बजट है, उसमें किस मद में राशि का आवंटन किया गया, कि सबसे ज्यादा किसमें किया गया, उसके बाद किसमें किया गया। तो अब इन्होंने पूछा है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है अधिक से कम, यानी कि सर्वाधिक कौन है, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद और उसके बाद। यहां विशेष रूप से आप पढ़ के जाना, क्योंकि कई बार इकोनॉमिक सर्वे का पूरा जो है बजट का जो प्रश्न है, वो एक साथ ही पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा किस पर व्यय किया गया। अब ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो व्यय किया गया वह किया गया है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर। यदि इसकी सारणी को देखें तो देखिए, यहां से हमें पता चलेगा सबसे ज्यादा सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर लगभग 46.35% जो है राशि आवंटित की गई थी, सबसे ज्यादा। उसके बाद जो की गई है वह की गई है 16.54, यहां की गई है ग्रामीण विकास के लिए 16 इसके बाद की गई है कृषि एवं संबंध क्षेत्र से, इसके बाद है ऊर्जा क्षेत्र में 14.89, इसके बाद है 6.82% कृषि एवं संबंध क्षेत्र, और उसके बाद है परिवहन। इस तरह से अब समझना, कृषि एवं संबंध क्षेत्र इसके लिए की गई है 6.82%, ग्रामीण विकास इसके लिए आवंटन किया गया था 16.54%, ऊर्जा के लिए 14.89%, परिवहन के लिए 3.62% और सामाजिक एवं सामुदायिक के लिए 46.35%। तो इस तरह से आपसे पूरा जो है मुख्य मद और स्कीमवार परिव्यय जो आवंटित किया गया है, अब यहां वर्तमान बजट के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। इसीलिए वर्ष 2023-24 का जो बजट है, उसके बजट में इसका पूरा यहां एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है,
वहां भी आप बजट के संदर्भ में देख के जाना। सामान्यतः पिछले और वर्तमान बजट में केवल जो है प्रतिशत चेंज हुआ है, बाकी वही का क्रम रहेगा। तो अब देखिए प्रश्न पर हम बात करते हैं। सबसे ज्यादा सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर किया गया है कितना? 46.35%। इसका मतलब है 4 नंबर सबसे पहले आएगा। उसके बाद किया गया है ग्रामीण विकास पर, और उसके बाद किया गया है ऊर्जा पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? फिर कृषि को लेके, और उसके बाद परिवहन। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट नंबर है सामाजिक एवं सामुदायिक, दूसरे नंबर पर है ग्रामीण विकास, तीसरे नंबर पर है ऊर्जा, चौथे नंबर पर है कृषि, और पांचवें नंबर पर है परिवहन। यह क्रम आपको विशेष रूप से वर्तमान बजट के संदर्भ में भी याद रखना है, और 2022-23 के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है आर्थिक समीक्षा के अनुसार। क्लियर? चले आगे। अगला प्रश्न, वर्ष 2021-22 में राजस्थान में जन्म के समय लिंगानुपात दर्ज किया गया है। ए 888, बी 919, सी 947, डी 928। अब देखिए समझना, सामान्यतः हम पढ़ते हैं लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात, दोनों के संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं, लेकिन यहां अध्ययन करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार यदि बात करें तो राजस्थान का लिंगानुपात 928 है और भारत का लिंगानुपात 943 है। शिशु लिंगानुपात राजस्थान का 888 है और भारत का 919 है। यहां किसके आधार पर? देखिए, यहां तो है राजस्थान का और यहां है इंडिया का। यहां राजस्थान का और यहां इंडिया का। लेकिन हमें पूछा गया है वर्ष 2021-22, और जब हम आर्थिक समीक्षा का अध्ययन करते हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं का अध्ययन करते हैं, तो उसमें हमें एक आंकड़ा लिखा हुआ मिलता है कि वर्ष 2021-22 में राजस्थान में जन्म के समय लिंगानुपात दर्ज किया गया है। इसका सही उत्तर है सी, 947 दर्ज किया गया, जबकि 888 यहां जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है। 919 यहां जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात है, और 928 यह जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है, जबकि 947 यह वर्ष 2021-22 के अनुसार राजस्थान में जन्म के समय लिंगानुपात दर्ज किया गया है। क्लियर हो गया? तो इसलिए कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जिसको सामान्यतः हम नजरअंदाज करते हैं या पढ़ के नहीं जाते। अब जिनको ये चारों याद थे उनको अपने आप पता चल जाएगा इसका उत्तर क्या होगा, 947, क्योंकि 947 पढ़ाया नहीं जाता है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको, केवल इकोनॉमिक सर्वे में इसका उल्लेख है। इसके अलावा जब हम राजस्थान की जनसंख्या पढ़ते हैं, जनगणना पढ़ते हैं, तो उसमें भी हम जनगणना 2011 के अनुसार पढ़ते हैं, न कि वर्ष 2021-22 के अनुसार। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में जो लाइन लिखी हुई है उसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। क्लियर? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। राज्य सरकार द्वारा सिलिकोसिस नीति कब लागू की गई? ए 3 अक्टूबर 2019, बी 17 सितंबर 2022, सी 18 दिसंबर 2019, डी 18 जुलाई 2012। अब समझना यहां से, सबसे पहले तो सिलिकोसिस नीति सिलिकोसिस नीति का जो है संबंध किससे? यह
जो भी खनन का कारखानों में काम करते हैं, जहां डस्ट होती है, जहां डस्ट में काम करते हैं, तो उन लोगों के फेफड़ों में डस्ट के जमा होने से एक लाइलाज बीमारी होती है जिसे हम सिलिकोसिस के नाम से जानते हैं। और ऐसी बीमारी के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक नीति लागू की गई जिसे सिलिकोसिस नीति कहते हैं। और यह किसकी है? यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता विभाग से संबंधित है। और यह भी एक फ्लैगशिप योजना में शामिल है, ये ध्यान रखना। और इसीलिए सिलिकोसिस नीति पूछने की संभावना है क्योंकि यह राजस्थान की एक फ्लैगशिप योजना में शामिल है और जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित है। अब देखिए सिलिकोसिस नीति को समझना। सिलिकोसिस पॉलिसी राज्य सरकार के द्वारा सिलिकोसिस पॉलिसी यह राज्य सरकार के द्वारा 3 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ की गई, जिसमें खदानों, कारखानों, पत्थर तोड़ने, पत्थर की घिसाई, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंडस्टोन से मूर्ति बनाने इत्यादि कार्यों से धूल के संपर्क में आने से श्रमिक एक लाइलाज बीमारी सिलिकोसिस से पीड़ित हो जाता है। इस नीति में सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक मदद के साथ साथ ऐसे कार्यस्थल और श्रमिकों की पहचान, पुनर्वास, बीमारी की रोकथाम, नियंत्रण के लिए उपाय किए जाएंगे। सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए 3 लाख की सहायता और मृत्यु पर उसके आश्रित को 2 लाख प्रदान किए जाएंगे और पीड़ित को 1500 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी और मृतक की विधवा को उनकी आयु वर्ग के अनुसार 500 से लगाकर 1500 की विधवा पेंशन प्रदान की जाएगी। और पालनहार योजना के तहत परिवार को अलग आयु वर्ग के अनुसार 500 से 2000 वार्षिक एक मुश्त की सहायता राशि दी जाएगी। अब केवल आपको यह ध्यान रखना है यह योजना कब, नीति कब प्रारंभ की गई, यह डेट याद रखना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए, 3 अक्टूबर 2019। अब देखिए 17 सितंबर 2022 की बात करें तो यह राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 और दिसंबर 2019 के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक तो राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति, निवेशकों के अनुकूल नवीन सौर ऊर्जा नीति, जन आधार योजना और इंदिरा शक्ति निधि योजना जो है वह इसी 18 दिसंबर 2019। तो जितनी भी 18 दिसंबर 2019 को जो भी योजनाएं शुरू की गई है उन योजनाओं को लेके तो प्रश्न वर्ष 2021 जो आरएस 2021 हुआ उसमें इसको लेके सभी प्रश्न एग्जाम में, एक ही एग्जाम में 3 प्रश्न पूछे गए थे। इसीलिए ध्यान रखना 18 दिसंबर 2019 के अलावा जितनी भी नीतियों को लेके, योजनाओं को लेके जो डेटे हैं विशेष रूप से 2019 से लगाकर 2023 के बीच में जितनी भी योजनाओं का संचालन किया, प्रारंभ हुई है, नीतियां घोषित की गई, इनको विशेष रूप से एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और यह इसलिए पूछी जाने की संभावना है क्योंकि यह फ्लैगशिप योजना में भी क्या है, शामिल है। आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी एक फ्लैगशिप योजना में शामिल है, 4 नीतियां पूछ सकते हैं, तो उसमें सिलिकोसिस नीति इसमें शामिल है। क्लियर? तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने
राजस्थान में जो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है उन पर चर्चा की। क्योंकि हमने कहा है कि एक दिन हम इकोनॉमिक सर्वे के प्रश्नों की बात करेंगे, तो एक दिन हम जो है समसामयिक घटनाक्रम, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय है या राजस्थान के, उनके प्रश्नों की बात करेंगे। क्योंकि यहां से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह करंट बेस ही प्रश्न पूछे जाते हैं और यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो हम उन प्रश्नों की बात करेंगे जो हमें एग्जाम में पूछे जाने की। क्योंकि कई विद्यार्थी कह रहे थे कि सर प्रश्नों की संख्या बढ़ाइए। देखिए, प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से हमारा सिलेबस नहीं होगा। हमें प्रश्नों की प्रकृति, हम आरएस का एग्जाम, राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम देने वाले हैं, तो वहां पर प्रश्नों की वैल्यू नहीं है, प्रश्नों की प्रकृति की वैल्यू ज्यादा है कि प्रश्न को किस तरह से हमें पूछा जाएगा। क्योंकि सामान्यतः आप काफी लंबे समय से अध्ययन कर रहे हैं, आपको सब कुछ पता है कि कौन सी योजना है, कौन सी फ्लैगशिप योजना है, कौन सी नीतियां हैं, सब चीजें आपने पढ़ी है, लेकिन उनको पूछा कैसे जाएगा, हम केवल ये पता कर रहे हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको एग्जाम में किस तरह से पूछा जा सकता है और हम कहां गलती कर सकते हैं, वह गलती ना हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।